नहीं आना चाहता था, लेकिन आज फादर 2006 में गुजर गए। मुझे अपने पिताजी की बहुत ज़्यादा याद आती है, क्योंकि लोग उनके साथ थे, लोग उनके सहानुभूति उनके साथ थे, तो वो ताकत उनको लोगों की भावनाओं से मिलती है। तो एक वो दूर दृष्टि जो थी, जो वो एक विजनरी थे, वो मेरे को वो सब चीज़ें याद आती है। अपने से कम उम्र के लोगों के बैठ जो है क्या है, ये वोट लेने के लिए लॉटरी जो है मैं इसको मन की बात मनु राव के साथ। राजस्थान में चुनाव पूरे चरम पर है। हर प्रत्याशी मतदाता को लुभाने का भरसक प्रयास कर रहा है और उदयपुर न्यूज की मुहिम है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान कराने में अपनी सहभागिता निभा पाए। इसी कड़ी में उदयपुर न्यूज की टीम आज पहुंची है उदयपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में। आपको बता दें जहां पर 8 प्रत्याशी मैदान में। हम कोशिश करेंगे कि तमाम प्रत्याशियों से बात करें और उनके मन की बात आप तक पहुंचाएं। तो चलिए पहले प्रत्याशी से मुलाकात करते हैं और उनके मन की बात जानते हैं। मतदान जरूर करना है। हमारी टीम अभी उदयपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में पहुंच चुकी है। आपको अगर ग्रामीण विधानसभा की बात करें तो एक ऐसा बड़ा नाम जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। जी हां, राजनीति के पुरोधा रहे स्वर्गीय खेमराज जी कटारा साहब, जिन्हें छोटी सरकार कहा जाता था और वो यहां पर कई बार जीते, मंत्री बने और उनके देहावसान के बाद में उनकी पत्नी सज्जन देवी कटारा यहां पर विधायक रही। उनकी पुत्रवधू सुखबीर कटारा यहां प्रधान रही और उनके पुत्र डॉक्टर विवेक कटारा दूसरी बार मैदान में है। उच्च शिक्षित होने के साथ साथ किसानी खेती में भी इनकी रुचि काफी रहती है। तो शुरुआत करते हैं हमारे कार्यक्रम की और मिलवाते हैं आपको पहले प्रत्याशी डॉक्टर विवेक कटारा से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। जय गुरु जी। कैसी चल रही है आपकी नेतागिरी, क्योंकि बचपन से आपने इन चीजों को देखा। क्या आप भी राजनीति में आना चाहते थे या फिर कोई दूसरी आपकी रुचि थी? देखिए, शुरू में तो मैं अब परिवार की पृष्ठभूमि राजनीति से जुड़ी रही। मेरे दादाजी भी सरपंच थे, ताऊ जी भी सरपंच रहे लंबे साल तक, 20 साल तक सरपंच रहे और पिताजी राजनीति में थे। उन्होंने अच्छी सेवा की और वो करते ही आए सेवा। कॉलेज के दिनों में वो उन्होंने अपने कॉलेज की शिक्षा भी पूरी नहीं की और मोहनलाल सुखाड़े जी का उन पर सानिध्य था, तो सुखाड़े साहब के उसमें उनके मार्गदर्शन में चलते हुए वो राजनीति में आए। मैं शुरू से ठीक है परिवार में था, लेकिन मेरा कभी राजनीति में आने का ऐसा कोई था नहीं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं राजनीति में आऊँगा। मेरा शुरू से प्रशासनिक सेवा में जाने का था और मैं मेरी स्कूलिंग हुई। उसके बाद मैं कॉलेज करने दिल्ली गया। उसके बाद मैंने MBA किया, डिप्लोमा किया ह्यूमन राइट्स में जी, और उसके बाद मैंने PhD की। लेकिन जब मैंने जब कॉलेज ख़त्म किया और MBA करने के बाद मेरे फादर ने बोला कि तुमको प्रशासनिक सेवा में जाना है, तो मैंने उसकी तैयारी की। मैंने 2 बार UPSC का एग्ज़ाम दिया सिविल सर्विसेज का जी, 2 बार एक बार मैंने इंटरव्यू फेस किया RS का। मेरे शुरू से यही था कि मैं प्रशासनिक सेवा में जाऊँ, क्योंकि फादर भी राजनीति में थे, मदर भी राजनीति में थे। तो मैंने कहा अपने ठीक है सब कर ही रहे हैं तो अपना क्षेत्र अलग चूज़ करें। तो मेरा शुरू से प्रशासनिक सेवा में जाने का मेरा गोल था जी। लेकिन विरासत में राजनीति मिली, इसलिए आप राजनीति में आ गए। 2018 में आप हार गए थे। इन 5 सालों में किस तरह का अनुभव रहा और किस तरह से लोग आपके पास काम लेके आते? देखिए, 2018 में हारने के कारण तो मोदी लहर बहुत, उस पूरे मेवाड़ को आपने देखा किस तरह से जो परिणाम रहे। हमारे जिले में भी 2 ही विधायक आए और बहुत असर था मोदी लहर का, उसमें तो हम लोग जीत नहीं पाए। लेकिन इन 5 सालों में निरंतर क्षेत्र में जाकर लोगों के बीच लोगों की जन समस्या सुनकर, लोगों की छोटी मोटी सारी समस्या सुनकर मैंने और बहुत चीज़ें मैंने इन 5 साल के दरमियान भी सीखी, जो मुझे पहले मैं समझता था कि मुझे नहीं पता था। लेकिन लोगों के जब बीच में रहते हैं तब आप बहुत चीज़ें बीच में रह के ही सीखते हैं जी। और लोगों की अनेकों समस्या रहती है,
हर तरह की समस्या है हमने वो सुनने का प्रयास किया, लोगों के काम भी आए। और अब इस बार जो समस्या सुन के और क्षेत्र के बारे में जानकर मजबूत ढंग से चुनाव लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जी, आपके पिताजी को जानने वाले लोग या पुराने लोग आज भी छोटी सरकार कह के याद करते हैं उनको, तो छोटी सरकार उनको क्यों कहा जाता था? छोटी सरकार मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से कटारा साहब में अपने लोगों के प्रति, जो उनके साथ लोग रहते थे, उनके दोस्त लोग, उनके हमारे आदिवासी समाज के लोग, और जिस बेबाक तरीके से उनकी आवाज़ वो उठाते थे और निडर होके बड़े से बड़ा अधिकारी हो, बड़े से बड़े हमारे नेता हो, उनके सामने अपने लोगों का बचाव करना, लोगों के हक की बात करना और लोगों को उनके अधिकार मिले, लोगों को उनको उचित स्थान मिले, तो उसकी लड़ाई वो हमेशा लड़ते रहे। इसीलिए उनके परम मित्र डॉक्टर सीपी जोशी साहब ने उनको छोटी सरकार का नाम देके उनको वो बुलाया करते थे। और वाकई में वो, मुझे पता है कि एक बार वो विधायक नहीं थे, 2003 में वो लूज कर गए थे और 2005 में बहुत सारी चोरियां हो रही थी उदयपुर शहर में। उसमें एक चड्डी चोर गैंग यहाँ उदयपुर में थी जो आए दिन आदिवासी के घर में जाके चोरियां करती थी, जेवर को चीज़ के। तो कटारा साहब उसमें प्रशासनिक अधिकारियों से मिले, कलेक्टर एसपी से, तो उन्होंने उस बात पर ज़्यादा गौर नहीं किया। और कटारा साहब ने फिर आह्वान किया कि मैं, अगर आप इस पर गौर नहीं करोगे तो फिर आप आदिवासी समाज के और हमारे जो लोग हैं उनका नुकसान हो रहा है, तो उसका फिर जो भी होगा परिणाम वो प्रशासन भुगतेगी। उसके तो वो सोच के कटारा साहब ने उस दौरान एमएलए नहीं रहते हुए 20,000 की रैली आपके डेलीगेट पे एकत्रित हुए और उसको देखते हुए, उस ताकत को देखते हुए प्रशासनिक हमारे अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई की और जो लोग चोरी करते थे उस समूह को, जो मध्य प्रदेश के लोग थे, उनको पकड़ा और उस दौरान उनकी चोरियां बंद हुई। तो मैं ये आपको इसलिए बोलना चाह रहा हूँ कि उनमें वो ताकत थी, वो किसी पद के मोहताज नहीं थे कि एमएलए हो, मंत्री हो, उनमें खुद में सेल्फ में वो इतना उनमें था ताकत, क्योंकि लोग उनके साथ थे जी, लोग उनके चाहने वाले उनके साथ थे, तो वो ताकत उनको लोगों की भावनाओं से मिलती थी जी। कटारा जी से आप क्या सीखे और क्या ये कमी आजकल के युवा जो राजनीति करते हैं उनमें रहती है? देखिए, कटारा साहब का सबसे बड़ा जो था बात थी वो कमिटमेंट था जी। कमिटमेंट वो उनका हो गया तो उसके बाद में उनके मुंह से कुछ चीज़ निकल गई और उसका कितना भी बड़ा नुकसान हो जाए उसकी वो परवाह नहीं करते जी। मैंने उनमें वो उनकी खास क्वालिटी देखी थी। अगर उनको एक बोल दिया कि भाई मैं तेरे को सपोर्ट करूँगा या किसी चीज़ का भाई मैं तेरे आगे होकर ये करूँगा, उनके मुँह से जो चीज़ निकल गई उसके बाद वो पीछे मुड़ कर नहीं देखते थे कि भाई वो कि पीछे कितना नुकसान होगा, लेकिन अपने साथियों के अधिकार के लिए, अपने भाइयों के आगे उनको साथ लेने के उसके लिए वो हमेशा आगे रहते थे और ही वॉज अ मैन ऑफ कमिटमेंट जी। उनकी यादें तो आपके साथ काफ़ी होगी, लेकिन कुछ ऐसे संस्मरण, कुछ ऐसी यादें जो आज भी आपको ताज़ा कर देती है उनकी? देखिए, मेरे पिताजी कटारा साहब तो हमेशा हमारे दिल में रहेंगे। उनके बारे में तो मैं क्या कहूँ, मैं इलाके में जाता हूँ तो लोग मेरे को कहते हैं कि कटारा साहब ऐसे थे वैसे थे, आप भी वैसा बनो। तो और हम उनकी कभी वो नहीं कर सकते, लेकिन उनका हम रत्ती भर भी कर लेंगे तो मैं समझता हूँ कि समाज के लिए हम बहुत कुछ कर लेंगे। उनकी एक भावना थी, वो इस इलाके में इतना लोगों के लिए पेन लेते थे, इतना दर्द लेते थे कि उन्होंने मैं तो बोल रहा हूँ कि उन्होंने अपने जीवन के लिए कभी नहीं सोचा। उनको खाने का ध्यान रहता था, न वो कुछ करता था। उनको इतनी छोटी उम्र में डायबिटीज़ हो गई, उनको हार्ट की समस्या हो गई, मैं क्या बोलूँ। और आज मैं इलाके में जाता हूँ, मैंने भी अपने इलाके में जाके मैंने जिस तरह से, मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के मैं इस क्षेत्र में नहीं आना चाहता था, लेकिन आज फादर 2006 में गुजर गए और लोगों ने सबने बोला कि भैया आपको इलाके में आना है, आपके पिताजी की जगह लेना है। तो मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के आज मैं इस क्षेत्र में आया हूँ। और जब मेरे को सफलता नहीं मिली 2018 में, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज भी जो लोग हैं मेरी छवि खराब करना चाहते हैं कि विवेक कटारा हाई फाई है, विवेक कटारा ये, लेकिन मैंने अपने क्षेत्र के लोगों के लिए हमेशा आवाज़ उठाई। मैंने अपने पिताजी के पद चिन्ह पर चलने का प्रयास किया और आज मैं जो भी कर रहा हूँ अपने क्षेत्र के लोग के लिए कर रहा हूँ, अपने कार्यकर्ता के लिए कर रहा हूँ। अब मैं आपको क्या बोलूँ, मैं आपको इससे मैं क्या कर सकता हूँ। मैं इतना पढ़े लिखे व्यक्ति होकर भी मैंने हर संभव प्रयास किया कि मैं उस रीति रिवाज, अपनी परंपराओं में, अपने रीति रिवाज में, अपने लोगों के बीच में जाऊँ, अपने वो सब चीज़ करूँ, लेकिन कोई चीज़
आते आते आती है, एकदम को नहीं आती है। लेकिन मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मुझे अपने पिताजी की बहुत याद आती है। सब राजनीति में रह के इतना संघर्ष करना और इतना संघर्ष करके आगे बढ़ना वाकई में बहुत ही कठिन है। आज मैं जब राजनीति में आया हूँ तो मुझे अब इन चीज़ों का एहसास होता है कि सामाजिक जीवन कितना मुश्किल होता है, उसको जीना, लोगों को साथ में लेके चलना, लोगों के साथ रहना, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि ईमानदारी से मैं अपने क्षेत्र के लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने क्षेत्र के सर्व समाज को साथ लेके काम कर रहा हूँ। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग मेरे को सहयोग कर रहे हैं, मेरे को आगे बढ़ाएं और अपना बेटा समझ के, अपना भाई समझ के मुझे आगे लाएं। मैं हमेशा आपके हर काल के लिए तत्पर रहूँगा। तो और जो उनके साथी हैं, जब उनको साथ लेके चलते थे और वो जब सोचते थे कि भाई मेरे को इस व्यक्ति को यहाँ पहुँचाना है, तो वो उसको पहुँचा के रहते थे। एक वाकया है, हमारे जो पंचायत समिति गिरवा के प्रधान थे श्यामलाल जी चौधरी, जो देवारी के रहने वाले हैं, उनको उन्होंने 12 साल से चुनाव लड़वाया था, उस पंचायत समिति का चुनाव 2005 में। तो वहाँ पे मेरे को पता है कि जिस दिन मतदान हो रहा था तो कटारा साहब भी 12 पर मौजूद थे, और श्यामलाल जी चौधरी जब मतदान हो रहा था वहाँ से नीचे उतर रहे थे, तो गांव के ही कुछ लोग कुछ शस्त्र लेके से उनके सामने आ गए और उन पे लगभग अटैक ही करने वाले थे, और कटारा साहब उनके सामने खड़े हो गए जी, और उनको बोला कि इसको करने से पहले ये मेरा आदमी है, भले गांव का नहीं है लेकिन मेरा आदमी है, मैंने इसको खड़ा किया। और 100 लोगों के सामने वो शस्त्र से लैस थे, उनके सामने खड़े होकर उनको बचाया और उस व्यक्ति को अपने हाथ पकड़ के वो साथ में ले गए। तो मेरे को उसमें लगा कि कितना उन्होंने एक जज्बा है अपने आदमी के प्रति कि उसको किसी भी हाल में उसको वो उनके सामने, हर आदमी के ढाल बन के सामने खड़े होते थे। तो वो उन्होंने उसमें एक मित्रता का और एक जो एक हिम्मत का परिचय दिया, वो मैं कभी उसको भूल नहीं पाता हूँ। और मैं कभी ऐसी उलझन में उलझता हूँ तो मैं उस घड़ी को याद करता हूँ कि यार वो जो चीज़ थी कि उन्होंने इतने लोगों के सामने फेस किया है ये चीज़ में, और चुनाव का माहौल कैसा होता है आपको पता है। और खासतौर से आदिवासी क्षेत्र में जब चुनाव होते हैं तो एक अलग ही माहौल होता है कि कोई किसी के नियंत्रण में नहीं होता है जी। तो उस मॉब के सामने जिस तरह से वो उन्होंने बेबाक तरीके से अपने आदमी को बचाया, उसको बचा के वो लोग साइड में ले गए, तो वो मुझे वाकई हमेशा याद रहता है। और उससे मैं बहुत कुछ जीवन में अपने सीखता भी हूँ कि आदमी को हमेशा निडर होके अपने लोगों को का साथ देना चाहिए। ऐसा में उस वाक्य से हमेशा वो मेरे जहन में हमेशा रहता है जी। राजनीति में जो भी राजनेता रहता है, राजनीति करता है, परिवार के लिए काफी कम समय होता है। तो बचपन कैसा निकला आपका, और बचपन में पापा कितना समय देते थे? मैं क्या बताऊं, पापा तो हमको समय नहीं दे पाते थे। मैं तो शुरू से ही 5वीं कक्षा से मैं तो हॉस्टल में रहा, मेयो कॉलेज अजमेर में जी। हम हम ब्रदर्स हैं, तीनों ही हम लोग हॉस्टल में रहे, क्योंकि फादर साहब ध्यान नहीं दे पाते थे। उनका तो राजनीति में इतना था कि वो खाना कब है, बैठना कब है, सोना कब है, उनको ध्यान ही रहता था। हमेशा उनके दिलो जान में सिर्फ राजनीति रहती थी। वही मतलब वो दिन रात राजनीति के बारे में ही सोचते थे कि क्षेत्र में कैसे नए नए काम लेके आने हैं, अपने लोगों को कहाँ सेट करना है, कैसे नई नई चीज़ें अपने इलाके में आए, ऊपर के लोगों से कैसे मतलब वो एक संगठन के व्यक्ति थे, और संगठन की उनको जिम्मेदारी इतनी मिलती थी। जैसे आज छोटी उम्र में 32 साल की उम्र में वो मंत्री बन गए थे जी। अशोक जी गहलोत ने उनको मंत्री बनाया जी, और उस मंत्री बनाने से पहले उनको सेवा दल का अध्यक्ष बना दिया था। और जब उन्होंने अपना काम किया, उसमें इतना बेहतरीन काम किया, उसमें सन 86 में भयंकर सूखा पड़ा था, तो उन्होंने उदयपुर के तमाम जो 25 जिले थे उसमें उन्होंने इतना काम किया सूखा बनाम सेवा दल में कि राजीव गांधी ने भी उनको सराहा था कि ऐसा सेवा दल का अध्यक्ष अगर पूरे देश में होंगे, हर प्रदेश के, तो हमारा संगठन कभी भी पीछे नहीं रह सकता और पार्टी जीवंत रहेगी और पार्टी आगे बढ़ेगी। तो समय हमको बिल्कुल नहीं मिला हॉस्टल में रह के जो भी हमने सीखा, लेकिन उनका भाव हमें हमेशा हमारे प्रति रहता था, लेकिन वो समय के अभाव की वजह से वो हमको समय नहीं दे पाते थे। लेकिन ठीक है, अब जैसे भी है। 3 भाई हैं आप, और क्या क्या करता है? मेरे से जो छोटा ब्रदर है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं पॉलिटिकल साइंस में जी। रामजस कॉलेज में वो है, नॉर्थ कैंपस में भी प्रोफेसर हैं। सबसे छोटे जो ब्रदर हैं वो अपना खुद का व्यवसाय करते हैं, और मैं जनसेवा में पिछले 10-12 साल से हूँ और जनसेवा कर रहा हूँ लगातार, लोगों के बीच में रह के समाज को भी और हमारे क्षेत्र के लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं।
आप काफी लोग आपसे मिलने आते हैं, काफी लोगों की अपेक्षाएं होती है एक नेता से, ऐसे कुछ चीज याद है जो आपको उसको काम करने के बाद खुशी बहुत महसूस हुई हो? ऐसे बहुत सारे वाक़ये हैं। अब मैं आपको क्या, मैं एकदम मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि एक महिला थी जिसका मटून की एक हमारे कमलोद एक गांव है मटून का, जी। वहाँ पे क्या है कि एकदम एकदम बहुत ही गरीब महिला थी। उसके मकान यूआईटी के लोग आए और उसका अकेले की उसका मकान ध्वस्त कर दिया। जी। और मैं वो मेरे पास रोती रोती आई और मैंने उसकी उस समय फिर अधिकारियों से बात की। उनको मैंने बहुत फटकारा भी सही यूआईटी के अधिकारियों की भी, एक महिला जो है इतना पूरा जीवन का उसने आमदनी उस मकान में लगा दी और आपने झटके में उसका मकान तोड़ दिया। तो मैंने खुद के प्रयासों से, गांव वालों के सहयोग से, अपने सहयोग से उसको फिर से एक उसका 2 कमरे का एक उसका मकान बना के दिया। उसने मेरे को इतनी दुआएं दी, मुझे उसमें इतनी खुशी हुई जी। कि मैं आपको कह नहीं सकता। तो मुझे उसमें लगा कि यार ठीक है, आप अपना समय अपना राजनीति में अपन दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक संतुष्टि मिलती है कि जो वाकई में दिल के भाव से कोई आपको गले लगा कि आपको धन्यवाद देता है कि आपके जीवन में आप किसी के लिए कुछ करते हो, तो जो उसके आंखों में जो एक भाव आते हैं उससे दिल के आपको उसको देख के बहुत ही संतुष्टि मिलती है और लगता है कि जो है अपन ने पा लिया, बस ठीक है। जी। आप अपना आदर्श किसे और क्यों मानते हैं? मैं अपना आदर्श मेरे पिताजी, मैं कटारिया साहब को मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने सदैव अपने इलाके के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने भाइयों के लिए सबको वो साथ लेके चले और निस्वार्थ भाव से वो उन्होंने अपने जीवन की सभी उनकी जो चीज उनकी जो जीवन की जो लाइफस्टाइल थी उसको त्याग की। उन्होंने हमेशा अपने लोगों के लिए वो लड़ते रहे और अंतिम दिन तक भी वो अपने लोगों के लिए लड़ते रहे। और उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरे राजनीति में क्या नुकसान होगा, क्या नहीं, क्या नुकसान होगा नहीं होगा। और वो इतने क्या बोले, दृढ़ से संकल्पित थे अपने लक्ष्य को लेके और अपने अपने लोगों के लेके वो हमेशा चिंता करते थे और जिस तरह से बेबाक तरीके से अपने लोगों के लिए अपनी आवाज़ उठाते थे, तो उस जज्बे को देख के और सारे जो उनकी एक सोच थी बच्चों के प्रति भी कि बच्चों को टॉप से टॉप स्कूल में पढ़ाना है, टॉप से टॉप कॉलेज में पढ़ाना है, तो एक वो दूर दृष्टि जो थी जो वो एक विजनरी थे, वो मेरे को वो सब चीज़ें याद आती है। और जो चीज़ें वो आज से 25 साल पहले करके गए उसकी प्रासंगिकता अभी भी है। आज जैसे हम बात करें हॉस्पिटल की, ये स्वर्गीय खेमराज जी कटारा सैटेलाइट हॉस्पिटल जब वो बन रहा था तो लोगों ने उतना नहीं सोचा था कि यार ठीक है छोटा हॉस्पिटल बन रहा है, लेकिन आज जब आप देखते हो तो उदयपुर के कम से कम, मैं उदयपुर और उदयपुर के आसपास भी जो हमारे मध्य प्रदेश के ज़िले हैं, नीमच, मंदसौर और ये पूरा उदयपुर का क्षेत्र है, वल्लभनगर, आपका उदयपुर ग्रामीण का पूरा क्षेत्र जो है, और हमारे उदयपुर शहर का जो ये उपनगरीय क्षेत्र है, कम से कम 4 से 5 लोग 4 से 5 लाख लोगों के ये हॉस्पिटल काम आ रहा है। और कोरोना के समय ये हॉस्पिटल इतना लोगों के काम आया कि लोगों ने इतने लोग यहाँ से उनका उपचार हुआ, कितने लोग यहाँ से ठीक होके गए। 3000 की ओपीडी है आज यहाँ पे, आउटडोर है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब लोग इसको हॉस्पिटल को याद करते हैं। ये जो सेवाश्रम का जो पुलिया था, ये पहला पुलिया हमारे शहर का है जो कटारा साहब के योगदान से स्टार्ट हुआ। और उसके बाद वो सरकार चली गई तो ठीक है, जो सरकार आई बाद में उसने उसका लोकार्पण किया, लेकिन उनका जो विजन था और वो जो जिस तरह से सोचते थे, वो आने वाले 20-25 साल के बाद में सोचते थे कि जो मैं आज कर रहा हूँ उसके 25 साल बाद क्या असर होगा। तो ही वॉज अ मैन ऑफ विजन, और जो उन्होंने वो करके गए उनको लोग आज भी याद करते हैं। एक जननेता के रूप में आपकी दिनचर्या क्या रहती है? मैं सुबह 6-6:30 उठता हूँ जी। उसके बाद मैं गुलाबाग जाता हूँ, मैं थोड़ी सैर करता हूँ, थोड़ा शरीर पे भी ध्यान देता हूँ। उसके बाद जब सैर करके आते हैं तो निवास स्थान पे 8 बजे से लोग आना चालू हो जाते हैं, उनके जनसमस्या सुनना, उसमें हाथों हाथ अधिकारियों से बात करना। उसके बाद 10 बजे तक तैयार होके नाश्ता लेके क्षेत्र में निकलते हैं। पूरे दिन क्षेत्र में कभी इस पंचायत में उस पंचायत में लोगों के बीच में उनके जनसमस्या सुन के कभी और अन्य कभी कोई सामाजिक कार्य होते हैं उसको अटेंड करते हैं। और दिन भर क्षेत्र में रहते हैं, फिर शाम को 5-6 बजे तक वापस घर पे आते हैं जी। और शाम को आके थोड़ा बच्चों को भी टाइम देते हैं जी। क्योंकि मेरे फादर तो बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाते थे, लेकिन मुझे आजकल के दौर को लगता है कि थोड़ा बच्चों को भी टाइम देना ज़रूरी है, क्योंकि अगर बच्चों को आप टाइम नहीं देते हो तो बच्चे भी कहीं ना कहीं इनसिक्योर फील करते हैं। तो 1 घंटा शाम को बच्चों को भी टाइम देते हैं, पेरेंट्स को भी टाइम देते हैं, भाइयों को भी, और 2 घंटे परिवार में देते हैं। उसके बाद रात को
10 साढ़े 10 तक वापस विश्राम हम करते हैं, सुबह फिर वही उठ के। जी, इस बार मैदान में कुल 8 प्रत्याशी हैं, लेकिन जो टक्कर मानी जाए तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फूल सिंह जी मीणा है, वो क्या हैट्रिक लगा पाएंगे या उनको क्या जानते हैं आप उनके बारे में? देखिए वो कयास लगा रहे हैं जी। कि हम उनके कार्यकर्ता कयास लगा रहे हैं, जी। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हारने के बाद भी 2018 में मैं विधायक नहीं बन पाया, लेकिन निरंतर मैं क्षेत्र में रहा, कार्यकर्ताओं बहुत नए युवा साथी हमने जुड़े, पुराने तो हमारे साथ है ही हैं, लेकिन बहुत नए युवाओं की टीम हर पंचायत में मैंने खड़ी की है। और जिस तरह से आज हमने लोगों के काम कर रहे हैं अनेक हर क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हमारे शिक्षा के क्षेत्र में, और अन्य जो गहलोत सरकार की जो हमारी जो योजनाएं हैं उन सबको हमने धरातल पर उतारने का प्रयास किया, और हर आदमी से 1 to 1 और एक पर्सनल टच से हमने एक पर्सनल रेपो बनाया हमने जनता के बीच में। तो मैं समझता हूँ कि इस बार हम लोग मजबूत भी हैं, और मैं आश्वस्त हूँ कि चुनाव में इस बार मैं जीतूंगा, मुझे पूरा भरोसा है। जी, वो चुनाव के दिन हो या कुछ भी दिन हो, तो उनकी एक अलग ही स्टाइल रहती है, उस स्टाइल के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अब उनकी जो भी स्टाइल हो, लेकिन मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आज अपने उम्र से छोटे लोगों के पैर छूना, ये किस संस्कार में, ये किस हमारे सनातन धर्म में भी इस तरह की बात नहीं कही जाती है। लेकिन अपने बड़े बुजुर्ग हो, संत हो, आपके हमारे शिक्षक हो, इनका पैर छू तो अलग बात है, लेकिन अपने उम्र से छोटे के पैर छूना, मैं समझता हूँ ये कहाँ का शिष्टाचार है। जी। और ये लोग नहीं कहते कि आप इस तरह के कार्य करें। आपका जो जनप्रतिनिधि होता है उसका कार्य कुछ और होता है। आप आपकी आवाज़ विधानसभा में बुलंद करो, आपकी जन समस्या है वो बेबाक तरीके से उठाओ जी। और लोगों के काम करो। और ये काम करना मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल ही नैतिकता के भी खिलाफ है। और एक जो क्या बोलते हैं, जो एक एमएलए की जो गरिमा है वो हमको नहीं बिगाड़नी चाहिए। जी। जो एक स्तर जो होता है उस स्तर से हमको नीचे सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कि भाई मेरा कुछ हो जाए और हम किसी भी, क्योंकि आपको 2,80,000 लोगों ने ये पद दिया है और तो उसकी गरिमा आप ही को मेंटेन करनी है। जी। अगर आप उसी चीज को गिरा दोगे तो फिर पूरा सिस्टम ही पूरा वो तो खराब हो जाएगा। जी। आदिवासी इलाके आज भी कमजोर हैं? निश्चित तौर से जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज सरकार ने तमाम सुविधा कर दी, लेकिन अभी भी मैं वो आपको कहना चाहता हूँ कि जो योजना चल रही है और जो चीज़ें हैं, आज भी हमारे आदिवासी लोग ऐसे हैं हमारे इलाके में, मैं कम से कम बोल रहा हूँ कि 50-60 हज़ार लोग ऐसे होंगे जो अभी तक उदयपुर को उन्होंने ये सेलिब्रेशन मॉल नहीं देखा होगा, उदयपुर में कलेक्ट्री नहीं देखी होगी। वो इतने अनजान हैं, इतने अनभिज्ञ चीज़ों से कि उनको इतना कुछ संविधान ने जी। और सरकारों ने दे रखा है, लेकिन वो उसका लाभ ही नहीं ले पाते। उनके अधिकार क्या है, उनके हक क्या है, उसके बारे में वो नहीं जानते और इतने अंदर से डरे हुए हैं। मतलब अगर आप जाओगे गांव में, वो आप उनसे पूछोगे कि भाई आपको सरकार ने क्या किया, आप किसको पसंद करते हो, किसको वोट करोगे, तो वो खुल के नहीं बोल सकते। जी। अपनी अभिव्यक्ति वो बयान नहीं कर सकते, इतना डर लोगों के बैठा हुआ है। और मैं ये बोला आपको कहना चाहता हूँ कि ये डर उदयपुर जो सिटी की जो पास की जो हमारे गांव है उनमें ज्यादा डर है। लोग आते हैं, किसी को जमीन बेचनी होती है, 2 बीघा बेचनी होती है, 10 बीघा पे साइन करके चले जाते हैं। इतना अंधेरे में रख के हमारे इन भाइयों के साथ चीटिंग हो रही है और जमीन की जमीन है, घर के घर उजड़ गए हैं। शिक्षा की कमी है, चेतना की कमी है, इसलिए ये सब हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को भी हमको बहुत गंभीरता से लेना है और समाज को हमको बहुत कुछ इसमें चेतना जगा के, इसमें जागृति जगा के बहुत कुछ काम करने का प्रयास करना है। आज से 30 साल पहले जो खेमराजी कटारा ने किया, वो उसी रास्ते पर चल के हमको इन लोगों को इनको सुधारना है, इनको जागृति इनमें फैलानी है, ताकि ये अपने आने वाली जो पीढ़ी है उनकी जीवन अंधकार में नहीं है। जी। हर नेता की अपनी रणनीति होती है। स्वर्गीय कटारा साहब के समय के जो कार्यकर्ता थे वो आज भी आपके साथ है या आपने कोई नई टीम खड़ी की? नहीं, वो हमारे जो फादर साहब के समय जो हमारे जो लोग थे, जो उनके जो हमेशा उनके पास रहते थे, जिन्होंने हमेशा उनको राजनीति में भी उनको पूरा ताकत दी, वो उनका आशीर्वाद मेरे को आज तक अभी भी मुझे प्राप्त है। और मैंने
नई टीम भी जोड़ी, क्योंकि नए जनरेशन के हिसाब से हर आदमी अपनी नई टीम बनाता है जी। तो मैंने भी हमारे क्षेत्र में, गांव के क्षेत्र में, शहर के क्षेत्र में अपनी नई टीम बनाई है जो ऊर्जावान है और जो एक उनमें जो एक दूरदृष्टि है और वो इस इलाके के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनमें जज्बा है और एक नए नए नवाचार लाके वो क्षेत्र में को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ऐसी हमने टीम खड़ी की है, ईमानदार लोगों की और सेवाभावी लोगों की। जी। चुनाव लड़ने वाला जो प्रत्याशी होता है, जीत का सपना वो देखता है और उसके बाद में उसके विजन काफ़ी होते हैं कि अगर मैं जीत गया तो मेरा विधानसभा क्षेत्र ऐसा होगा। तो विवेक कटारा के सपनों का विधानसभा क्षेत्र कैसा होगा? मेरा शुरू से ये सोच रही है कि इलाके में हमारे जो लोग हैं जी। उनके हाथ में पैसा है, वो पैसा व्यापार करने से है, काम धंधा करे, नौकरी करे, क्योंकि हमारे समाज लगभग लगभग वोटर्स यहाँ पे 2,80,000 हैं, उसमें से 1,60,000 हमारे भील समाज के लोग हैं और वो लोग आर्थिक रूप से इतना कमजोर हैं कि बहुत लोग तो हमारे, मैं बोला इसमें भी जो 50% लोग हैं वो 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा पाते जी। ढंग से। तो मेरा ये सपना शुरू से रहा है कि ऐसे आयाम, ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ हमारे इलाके में आए कि वो अपने उन अपॉर्चुनिटीज़ को अपने क्षेत्र में रह के ऐसी आमदनी करें, जैसे हम ऐसे छोटे लघु उद्योग हम लोग स्थापित करें और ऐसे व्यापार के साधन स्थापित करें ताकि वो अपने गांव में रह के अपना गुजारा कर सकें और उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो। इसके साथ ही साथ हमारे बच्चे हैं, उनकी शिक्षा जो है वो उस स्तर की हो कि वो आज के ज़माने के हिसाब से अपनी अभिव्यक्ति बयान कर सके। वो जो उनकी सोच है कि आज कोई आदमी डॉक्टर बनना चाहता है, कोई आदमी इंजीनियर बनना चाहता है, कोई आदमी एसडीओ बनना चाहता है, तो वो एक विजडम जिसको बोलते हैं कि जो आदमी जो बनना चाहता है वो बने और मेरी उसमें पूरी उसमें सहायता हो। तो शिक्षा इस क्षेत्र में बढ़े और व्यापार के साधन हमारे इलाके में उनका इजाफा हो, ये मेरी सोच है। और चेतना जो है वो चेतना हमारे लोगों में इतनी हो कि वो पहचान सके कि भाई मैं क्या हूँ। तो वो सबसे बड़ी बात है कि उनमें एक चेतना, एक जागरूकता हमारे इलाके में हो और हमारा जो यहाँ का हमारे जो इलाके के लोग हैं वो एक अपनी पहचान पूरे प्रदेश स्तर तक स्थापित करे हमारे लोग, ऐसा मेरा विजन है। और उसके लिए हर संभव मैं प्रयास करूँगा कि वो चेतना शिक्षा के माध्यम से जगे या हमारे आमदनी के साधन बढ़े उसी जगह या हमारे दूसरे सामाजिक कारणों से बढ़े। तो ऐसी चीज़ें हम लोग करें जो हमारे क्षेत्र के लोग आगे बढ़ाने के काम है। जी। आपकी माताजी विधायक रही हैं, आपकी धर्मपत्नी प्रधान रही हैं। महिला सुरक्षा और महिला उत्थान के बारे में आपका क्या विजन है और क्या सोचते हैं आप? जी, अभी मैंने अपने मदर को भी और वाइफ को भी हमने जो हमारे गांव में स्वयं सहायता समूह चलते हैं उनसे निरंतर संपर्क में रहना। ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको जैसे छोटी सिलाई सेंटर्स होते हैं, मोमबत्ती बनाने के सेंटर्स होते हैं, अगरबत्ती बनाने, पत्तल दोने बनाने के सेंटर्स होते हैं। तो हमारा खुद का भी फादर के नाम से हमारा एनजीओ चलता है, अच्छा। खेमराज कटारा मेमोरियल ट्रस्ट। उसके माध्यम से हम लोग ये छोटे सेंटर्स हैं वो भी हम अवेल कराते हैं, जहाँ आर्थिक सहायता देनी है वो ट्रस्ट के माध्यम से हम लोग देते हैं। और मैं समझता हूँ कि महिलाओं को अगर पैसा कमाने लग जाती है तो पूरा परिवार ठीक हो जाता है। और जब परिवार ठीक होता है तो बच्चे भी पढ़ते हैं, जो हमारे जो उनके परिवार में जो प्रधान पुरुष हमारा समाज है तो वो भी सुधरता है। तो महिलाओं को सशक्त करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए महिलाओं के समय समय पे हम लोग अवेयरनेस कैंप भी लगाते हैं और ऐसे आमदनी के हमने साधन भी हमने उनके लिए स्थापित किए। और इसके साथ साथ हम लोगों ने हमारी जो बहनें हैं उनके लिए हम लोग सामूहिक विवाह भी हम लोग कराते हैं ट्रस्ट के माध्यम से। हर साल हम लोग 51 जोड़े कराते हैं। कोविड के समय हमने नहीं कर पाए, लेकिन महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए और सरकार की जो योजना चल रही है, जैसे राजीविका हमारी महिला उत्थान के लिए बहुत कार्य कर रही है। वो उनको छोटे छोटे लोन्स देती है, एक पूरे समूह को लोन्स देती है, उसके लोन लेके वो लोग अनेक काम करते हैं। तो इससे कहने की हमारी महिलाओं की जो है आमदनी बढ़ी है, उनके क्या बोलते हैं आमदनी के स्रोत बढ़े हैं। तो हमारा ये प्रयास रहता है कि ये जो सरकार के जो ये एजेंसीज हैं तो वो उन पर ध्यान दे और वो लोग उनके समय पे लोन दे और ऐसी चीज़ें आए जिससे हमारी महिला आगे बढ़ सके। तो ये चीज़ें हम लोग कर रहे हैं, उनसे
लोगों से मिलते भी हैं और बहुत सारी चीज़ें हमारे समाज में हैं। जैसे आज महिला पीड़ित है, आज हमारी जो महिलाएं, आदिवासी महिलाएं, वो हमारे पुरुषों से 3 गुना काम करती है। उनको घर का भी काम करना है, आमदनी भी करनी है, बच्चों को भी संभालना है और बहुत सारी बंदिशें हमारी महिलाओं के ऊपर है जो वो नहीं कर पाती है। लेकिन धीरे धीरे हम लोग जाते हैं गाँव में तो हमारा जो परिवार के जो बड़े हैं वो थोड़ा विरोध भी करते हैं, लेकिन हम लोग उनको हम लोग एजुकेट करने की कोशिश करते हैं कि अब महिलाओं को भी बाहर निकालो, इनको आगे आना ज़रूरी है। ये लोग आगे नहीं आएंगे तो हमारा समाज हमेशा पिछड़ा रहेगा। तो ये सब भी हम लोग कर रहे हैं और जो अन्य समाज हैं उनमें भी बहुत चीज़ें जो हैं, जो अभी वो पुराने ज़माने के हिसाब से जी रहे हैं। सारे समाजों की बात कर रहा हूँ मैं, आदिवासी समाज तो है ही है, लेकिन जो हमारे गाँव में जो दूसरे समाज में रहते हैं, स्वर्ण समाज है, उनकी भी जो महिलाएं हैं उनको भी कहने की बहुत सारी बंदिश हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि नए ज़माने के हिसाब से हमको अपनी सोच को विस्तार करना पड़ेगा और सोच को बड़ा रखना पड़ेगा। और महिलाओं को जब तक हम लोग मुख्य धारा में नहीं लाएंगे, जब तक हमारा समाज पिछड़ा हुआ रहेगा। जी, 2018 में चुनाव हुए, क्षेत्रीय पार्टी बनी बीटीपी, अब एक और पार्टी आ गई बाप नाम से, क्या मानते हैं आप? देखिए, मैं जहाँ तक मानता हूँ कि ये मैं पूरे राजस्थान की बात तो नहीं करता, मेवाड़ की बात तो नहीं करता, लेकिन हमारा जो क्षेत्र है उदयपुर का में, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी रहे, जो एमएलए रहे, इनके कहीं न कहीं एक बाहरी और जो स्थानीय वाला जो मुद्दा है, इसकी वजह से हमारे यहाँ पे बीटीपी और ये बाप जैसी जो पार्टियाँ हैं वो आई हैं, क्योंकि उनको कहीं न कहीं लगता है कि आज हमारा हक मारा जा रहा है, हमारा स्थान कोई और ले रहा है। तो जब तक कोई चीज़ मतलब किसी के हक की बात आती है और जब कोई परेशानी आती है तभी कोई चीज़ उत्पन्न होती है। तो आज उनको कहने के हमारे नए लोगों को लगता है, जो राजनीति में हैं, जो जनसेवा करना चाहते हैं, कि आज उनका हक मारा जा रहा है। इसलिए ये पार्टी हमारे खास तौर से इस क्षेत्र में आई है। उनको लग रहा है कि आज सभी हमारी चीज़ों पे कोई बाहर के लोग आके ये कर लेंगे तो हम क्या करेंगे, हमारा भविष्य क्या होगा। तो ठीक है, वो आए हैं, वो अपने उनके जो भी मुद्दे हैं वो बात कर रहे हैं, तो ठीक है, लोकतंत्र है, सभी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। अब उसमें वो कितना सक्सेस हो पाते नहीं हो पाते, कितनी सफलता उनको मिलती है, वो तो आने वाला समय बताएगा। जी, समय की सीमा है, जनसंपर्क में आपको भी निकलना है, मतदाताओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मतदाताओं को मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर एक मतदाता हमारा जो है वो मतदान करे, सब पूरे उमंग से, पूरे उत्साह से मतदान करें, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। यही लोकतंत्र का उत्सव है, इसमें सबकी सहभागिता और सबका पूरा इसमें रोल रहे, ये मैं कहना चाहता हूँ। और मैं अपने लिए भी कहना चाहता हूँ कि इस बार हमारे मतदाता एक शिक्षित, एक योग्य और एक परिश्रमी युवा को मौका दें, जो इस क्षेत्र के लिए कुछ करना चाहता है और इस क्षेत्र को आगे बढ़ाना चाहता है। जी, तो ये थे डॉक्टर विवेक कटारा, जिन्होंने अपने मन की बात खुलकर कही। हमने तमाम वो सवाल उनसे पूछे जो जनता की जहन में थे और हमारे पास वहां से आए। आपके पास 25 नवंबर तक का समय है, मतदान जरूर करना है। 8 प्रत्याशी मैदान में हैं, अगर उन्हें भी नहीं चुनना चाहे तो नोटा भी आपके पास ऑप्शन है, लेकिन मतदान करने जरूर जाएं, क्योंकि आपका मताधिकार ही बताएगा कि 3 दिसंबर को आपके दिलों पर राज कौन करता है। नमस्कार।